एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी बुढ़ापे में सेफ नहीं है, कहीं गिर गए तो? ये भी रॉन्ग मिथ है। अगर मैं चाहूँ तो एक जो पूरा बेड रिडन पेशेंट है वो भी एक्सरसाइज कर सकता है। तो डिपेंडिंग कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, हमें एक्सरसाइज उस तरह से डिज़ाइन करना है, ना कि ऐसा बोल के कि ये अभी बेड रिडन है तो अभी क्या एक्सरसाइज करेंगे। अगर मैं अभी 40s में हूँ और अगर मैं अपने आप को देखूँ कि मैं 60s में कैसा रहना चाहूँगा तो मुझे अभी से क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि डेली यू हैव टू हैव अ 7 to 8 hours ऑफ स्लीप, प्रॉपर स्लीप। उसके अलावा अगर मॉर्निंग में यू हैव टू कीप योर हाइड्रेशन प्रॉपरली एंड यू हैव टू टेक अ हेल्दी डाइट एंड you should definitely do 45 to 50 minutes of exercise daily, at least 5 days a week। वो जो कॉमनली सेंटेंस है इंडिया में कि सठिया गया है, तो वो एक्चुअली थोड़ा बहुत जो अपन भूलते हैं वो नॉर्मली अपन भूल सकते हैं कि एक आधा बार नाम भूल गए या एक आधी बार, लेकिन डिमेंशिया इज़ अ प्रॉपर इलनेस, वो डिजीज़ है, वो स्पेसिफिक लोगों में ही होता है। तो मुझे लगता है कि ये भी मिथ है कि ओल्डर एज हो जाएगा तो डिमेंशिया हो ही जाएगा। इज इट रियली पॉसिबल टू हैव फंक्शनली इंडिपेंडेंट होना इन एजिंग पॉपुलेशन? डेफिनेटली पॉसिबल है। अगर आप देखें तो आप किस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग योर यूथ टाइम, स्पेशली इन द 40s एंड 50s, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि आप जब 60s क्रॉस कर लोगे या 65 क्रॉस कर लोगे तो आपका फंक्शनल असेसमेंट कैसा रहेगा। नमस्ते दोस्तों, वेलकम to our episode for today. Today Matters with Dr. सिकंदर अडवाणी. I am your host Dr. केतकी. आज का ये पॉडकास्ट जो है वो एक्चुअल में सभी के लिए है, बिकॉज everyone is going to age, और हम उसी बारे में आज एक फाउंटेन ऑफ यूथ में डाइव डीप करने जा रहे हैं। हम लोग ये बताने वाले हैं कि हाउ टू एज ग्रेसफुली एट योर ओन होम्स। ओके, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत रेलिवेंस रखता है, क्योंकि भारत भी आज जैसे यूथ का कंट्री है वैसे ही एजिंग पॉपुलेशन का भी कंट्री है, और एजिंग ये समस्या नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस है, और हम इसको काफ़ी हद तक ग्रेसफुल बना सकते हैं। इसी विषय पर और ज़्यादा साइंटिफिक वे में एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमारे साथ है एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सिकंदर अडवाणी सर, जो कि एक हेल्दी एजिंग एडवोकेट भी है। तो आइए जानते हैं इस ग्रे इज़ द न्यू गोल्ड एपिसोड की शुरुआत के बारे में। थैंक यू केतकी एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिकंदर अडवाणी, रेडिएंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरफ से। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है और सभी न्यूरोलॉजिस्ट जीरियाट्रिक पॉपुलेशन से डील करते हैं, और एज ग्रेसफुली ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, और ग्रे इज़ न्यू गोल्ड जो आपने बोला ये बहुत ही प्रॉपर एक सेंटेंस है। मैं बोलूँगा कि आज की पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि हमें पता है कि पॉपुलेशन की एज हो रही है, और अगर अपन स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 1 in 5 पर्सन विल बी ओल्डर इंडिविजुअल मे बी बाय 2050। क्योंकि अपन अभी क्या आंकड़ा देखें तो ऑलमोस्ट 14 करोड़ पीपल इन इंडिया आर अबव 60 years ऑफ एज, और मे बी 30 करोड़ बाय 2050 एज पर WHO गाइडलाइंस। और अगर हम देखें तो हम आगे की दौर में हम ऐसे होने वाले हैं कि हर 5 जनों में से एक जना एल्डरली पीपल होने वाला है। सो वी हैव टू थिंक वेरी वेरी पावरफुली इन दैट सेंस कि हमें उनको सोचना है कि हमें एज ग्रेसफुल कैसे बनानी है, किस तरह से हमने एज को अपने आप को ऐसा अपनाना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम टाइम तक अपना जो फंक्शन है वो ना खोएं। So maybe 60, maybe new 40 by next decade or so. यस, एंड आई थिंक काफ़ी हद तक सर है भी, बट मोस्टली हम लोग एस्थेटिक वैल्यू पे ज़्यादा जाते हैं कि हमें एज दिखना नहीं है, बट आई थिंक इम्परेटिवली आपका बॉडी फंक्शन वैसा होना चाहिए, पूरा हेल्थ सिस्टम वैसा होना चाहिए। और इसी के लिए जैसे आपने बहुत रेलिवेंट स्टैटिस्टिकल डेटा बताया है कि अराउंड 300 मिलियन पीपल, जो कि पूरी यूएस की पॉपुलेशन के बराबर एज्ड इंडिविजुअल्स इंडिया में होने वाले हैं बाय 2030। तो मैं सबसे पहले तो सर ये जो धारणाएं हैं कि सिर्फ एस्थेटिकली आपने बुटॉक्स इंजेक्शंस ले लिया एंड यू लुक 40, ये नहीं है हेल्दी एजिंग डेफिनेटली। तो आप प्लीज बताइए कि व्हाट इज हेल्दी एजिंग। हेल्दी एजिंग एक्चुअली फंक्शनल बेसिस पे है, और WHO के हिसाब से इट शुड बी अ इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ अ पर्सन
टू एज ग्रेसफुली, यानी जो इंट्रिंसिक कैपेसिटी अपने आदमियों की, अपने एल्डर्स की, वो मेंटेन रखना चाहिए। इंट्रिंसिक कैपेसिटी क्या है कि मैं जितना एज करूं तो मैं वो सब काम कर पाऊं जो मैं यंग एज में कर पाता था, और उतना ही ग्रेसफुली कर पाऊं, अपने फंक्शनल असेसमेंट में रख पाऊं, जैसा मैं इंडिपेंडेंट रहूं, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूं किसी भी चीज़ के लिए। तो इसको बोलते हैं कि एज ग्रेसफुली, इन द सेंस कि हाउ वन शुड एज। और इसी के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन है आजकल पूरी दुनिया का, क्योंकि जिस तरह से हेल्थ केयर इन्वायरमेंट हो रहा है, अपना जो एज है वो बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ेज़ को हम क्योर कर पा रहे हैं या फिर कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो हमारा पूरा बर्डन है कि किस तरह से हम ये एजिंग पॉपुलेशन को फंक्शनली इंडिपेंडेंट रख पाएँ। हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ मुझे एक्चुअली एक सेंटेंस याद आ रहा है सर कि इट इज़ नॉट अबाउट एडिंग ईयर्स टू योर लाइफ बट एडिंग लाइफ टू यस, दोज यस, ईयर्स। यस। सो आई थिंक ग्रेसफुल एजिंग का इससे अच्छा परिभाषा हो ही नहीं सकती है। एंड हैविंग सेड दैट सर, इज इट रियली पॉसिबल टू हैव फंक्शनली इंडिपेंडेंट होना इन एजिंग पॉपुलेशन? डेफिनेटली पॉसिबल है। अगर आप देखें तो आप किस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग योर यूथ टाइम, स्पेशली इन द 40s एंड 50s, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि आप जब 60s क्रॉस कर लोगे या 65 क्रॉस कर लोगे तो आपका फंक्शनल असेसमेंट कैसा रहेगा। देर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स फॉर दैट कि किस तरह से इवन एजिंग पॉपुलेशन, जो एल्डरली पीपल है, वो इवन यूथ को भी मारते हैं। तो अपने जो आदतें हैं, अपना जो लाइफस्टाइल है, अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अपना जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है, वो किस तरह से हम रखते हैं, उस हिसाब से हम आगे का प्लान कर सकते हैं कि हाउ वी शुड एज ग्रेसफुली। या तो इसके पैरामीटर्स आर नॉट जस्ट फिजिकल, आई गेस फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये सारे एस्पेक्ट्स उसमें आते हैं। दे आर द पिलर्स फॉर एजिंग हेल्दी। तो फॉर पीपल टू हैव, लाइक हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा पॉडकास्ट देख के काफ़ी लोग मोटिवेट और इंस्पायर हो एंड दे शुड टेक देयर पाथ टुवर्ड्स हेल्दी एजिंग। तो जैसे सर, KFC वॉज स्टार्टेड बाय अ 73-year-old पर्सन, है ना, जिन्होंने उस एरा में बिजनेस स्टार्ट किया, उस एज में बिजनेस स्टार्ट किया। तो आप ऐसे कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज अगर हमारे दर्शकों को आज बता सके तो इट वुड बी वेरी ग्रेट। एक्चुअली बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो हम इवन उनके ऊपर मूवीज़ भी बनी है। एक मूवी बनी थी, मेरे ख्याल से हाल ही में बनी थी, तापसी पन्नू की मूवी थी सांड की आँख, जिसमें उन्होंने शायद हरियाणा के जो तोमर फैमिली थी, जिसमें प्रकाशी तोमर थी, तो उसमें वो तोमर फैमिली में वो एल्डरली लेडीज़ ने राइफ़ल चलाना सीखा और वो नेशनल्स तक जीते। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। एक हरभजन कौर है चंडीगढ़ से, फैमिली से, उन्होंने 90s की एज में अपना घर का जो मिठाई का दुकान था वो चलाना चालू किया, एंड वो इतना चल गया कि वो अभी आप सोशल मीडिया पे कभी आप स्क्रॉल करोगे, आप टाइप करोगे तो आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से 90s की एज में उन्होंने किया। एक एयर मार्शल मेरे ख्याल से अय्यर करके हैं, जो कि 90s के जो एल्डरली हैं, लेकिन वो अभी भी यंग लोगों से ज़्यादा जिम में ट्रेनिंग लेते हैं, जिम करते हैं, रनिंग करते हैं। तो ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल। हाल ही में एक पद्मश्री जो पापामल, मेरे ख्याल से तमिलनाडु से हैं, वो उनको मिला। शी इज़ 105-year-old एंड शी रिसीव्ड पद्मश्री फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इतने सारे एज ग्रुप के लोग जो एल्डरली हैं वो ग्रेसफुली एज हो रहे हैं। तो हमें भी इन लोगों में क्या है ऐसा, ये कोई अलग प्लैनेट से तो नहीं है, ये है तो यहीं के, तो ऐसा क्या किया है इन्होंने, तो हमें इंस्पायर होना चाहिए इनसे। और जो उन्होंने रूटीन चीज़ें की अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव रखने के लिए, तो वो हमें वो फॉलो करना चाहिए। तो डेफिनेटली फिर हम अपने आप को फंक्शनली इंडिपेंडेंट रख पाएंगे। जी, क्योंकि हम ग्रे हेयर्स को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं सर, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ के आप जापानीज पॉपुलेशन को अगर इन कॉन्ट्रास्ट देखें तो वहाँ पे तो आई थिंक हाईएस्ट लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ इज़ रिपोर्टेड। और वो स्टिल अपनी एजेस में अपने अपने बिजनेसेस, दे स्टिल स्टार्ट समथिंग न्यू। तो इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, और नई चीज़ें सीखना, नए वेंचर्स में इन्वॉल्व होना, ये कहाँ तक आपके ब्रेन को यंग रख पाता है सर? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जापान की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैफ़ेज़ हैं जो सिर्फ ओल्डर एज वाले चलाते हैं। देयर इज़ अ डिमेंशिया कैफ़े ऑल्सो देयर, एंड एक्चुअली हमने भी डिमेंशिया कैफ़े काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रखे हैं जहाँ हम ओल्डर एज को बुलाते हैं और उन्हें नए नए चीज़ें बताते हैं कि किस तरह से करना चाहिए उन्होंने काम। क्योंकि बहुत सारे लोग, क्या होता है कि जैसे एल्डरली होने लगते हैं तो बच्चे, हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो जॉइंट फैमिली से अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ पे आ चुके हैं हम।
तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जो एक दूसरे का ख्याल है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ को रखना पड़ता है, और वो भी फिर दोनों एजिंग पॉपुलेशन रहते हैं। तो इसकी वजह से जो सोसाइटी डिसहार्मनी हुई है अपने स्पेशली इंडिया में, तो ये जो चीज़ें हैं इसके कारण और भी हमें चाहिए कि हम हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है उन्हें फंक्शनली इंडिपेंडेंट रखें, ताकि वो अकेले होने पर अपने आप का ख्याल रख पाएँ। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आइसोलेटिंग फैमिलीज़ तो ये हर जगह का इशू है। और जो पहल सर आपने और आपके रेडिएंट ग्रुप ने ली है फॉर डेवलपिंग टाइम बैंक्स और कैफ़े कल्चर फॉर ओल्डर एज ग्रुप, ये बहुत सराहनीय मैं कहना चाहूँगी। और उसके भी हम लोग वेबसाइट के लिंक्स वगैरह शेयर करेंगे यस, डिस्क्रिप्शन हमने बॉक्स में। एक्चुअली टाइम बैंक, जो हमने एक पॉडकास्ट भी बनाया था टाइम बैंक में, जहाँ पे हम चाहते हैं कि ऐसे जो पॉपुलेशन है जो अकेले रहते हैं उनको आप, जिनके पास जो हेल्दी पॉपुलेशन है वो अगर उनको जाके टाइम दें तो वो जो टाइम है वो एज अ बैंक में आपका डिपॉजिट हो जाएगा, और वो फिर आपको जब ज़रूरत पड़ेगी, आप जब ओल्डर एज में होंगे, आपके फैमिली में कोई होगा तो कोई और आके आपको वो टाइम देगा। तो ये टाइम बैंक के लिए हमने एक वेबसाइट भी तैयार की है sevahour.com के हिसाब से। तो मैं वो लिंक शेयर करूँगा, डेफिनेटली आप उस पे जाइए, और जिसको भी ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एल्डरली केयर करना, मुझे उनका साथ देना, तो वो डेफिनेटली उसमें इनरोल कर सकता है। उसमें आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी। जी। तो हैविंग सेड दैट मुझे लगता है कि इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। जैसे इंडिया जा रहा है फॉर नॉर्मली एजिंग पॉपुलेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बढ़ रही है ऑन वन हैंड। तो आर देयर एनी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन या एजिंग पॉपुलेशन के लिए भारत सरकार ले रहा है? एक्चुअली इसमें दो है, एक तो इंटरनेशनल है, मुझे लगता है इंटीग्रेटेड केयर फॉर एल्डरली पीपल, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड WHO ने बनाया है, यूनाइटेड नेशंस ने बनाया है। और एक इंडिया में स्पेशल वैसे ही है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर केयर फॉर एल्डरली, ऐसा एक 2010 में बनाया था। तो इनका मेन है कि ऐसा उनको डिवाइड नहीं किया हुआ है ओल्डर पीपल को। उन्होंने क्या किया है कि एल्डरली पीपल अबाउट 60-65 ईयर्स ऑफ एज, वो उन्होंने आना चाहिए और उनको असेसमेंट किया जाएगा। उनको पूरा असेस करेंगे कि उनको कौन से टाइप का कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो हम ठीक कर सकते हैं। तो चाहे वो न्यूरोलॉजिकल हो, चाहे वो कार्डियक इशू हो, चाहे वो कोई दूसरे एलिमेंट्स हो, तो उनको अपन इस तरह से इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड करें। लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज में इम्प्लीमेंटेशन उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। इफेक्टिव नहीं तो रहता। मुझे लगता है कि हर एक इंडिविजुअल ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने घर में एल्डरली पीपल जो हैं उनको किस तरह से हम ग्रेसफुली जीनेंगे और उनको कैसे फंक्शनली इंडिपेंडेंट रखें। जी। तो इनिशिएटिव्स आर फ्रॉम द फैमिली फर्स्ट, और फैमिली फर्स्ट ये एटीट्यूड ही काफ़ी हद तक हमारी एल्डर एज ग्रुप को एवरीबडी वांट्स टू बी एट होम। अगर आप कोई भी एजिंग पर्सन देखें तो उन्हें अपने होम एटमॉस्फेयर में जितना वो खुश रहेंगे, जितना उनका हेल्थ अच्छा रहेगा, दैट कैनॉट बी डन अंडर एनी अदर सर्कमस्टेंसेस। सो आई मीन कैन वी कम टू दैट पॉइंट अभी कि जहाँ पे हम लोग केयर गिवर्स के लिए या जो उनके साथ अपना सबसे ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, ऐसे लोगों ने क्या टिप्स है उनके लिए सर जो आप शेयर करना ये चाहेंगे? बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि क्या होता है कि आजकल जॉइंट फैमिली नहीं रहे तो अकेले निगलेक्ट होते हैं एल्डरली पीपल। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको कोई बीमारी हो या नहीं हो, सबसे पहला है कि उनको निगलेक्ट नहीं करना है। हमें उनका उतना ही आदर करना है जितना हम जब वो अपने सुप्रीम में थे, तब जब वो डोमिनेंट पोजीशन में थे तब करते थे, उतना ही आदर करना है। उनको हर एक डिसीजन में शामिल करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक स्टडी हुई थी उसमें दिखाया गया था कि जो एल्डरली पीपल है वो क्यों हताश हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चे अब उनका डिसीजंस नहीं मांग रहे। तो हम उनको अपने डिसीजंस में शामिल करना चाहिए। हमें डेफिनेटली उनको हर किसी फंक्शन में लेके जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अभी ऐसा होता है कि ये चल नहीं पा रहे हैं उतना अच्छे से, स्लो चलते हैं, तो हम उनको निगलेक्ट करते हैं। तो वो जो छोटा छोटा वो टाइम अगर वो डिले कर रहे हैं किसी में, तो अपन इरिटेशन होता है यंगस्टर्स को, तो वो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। वो हम उनको उतना ही प्यार से देखना चाहिए, उनके लिए पूरी केयर करनी चाहिए और उनको सपोर्ट ग्रुप्स के साथ यूनाइट करना चाहिए। बहुत सारे हम देखते हैं, स्पेशली इंडिया में एक्चुअली सपोर्ट ग्रुप बहुत कॉमन है। हम हमारा ही एक सपोर्ट ग्रुप चलाते हैं एल्डरली पीपल के लिए, डांस ग्रुप चलाते हैं, तो उसमें भी वो आते हैं और स्पेशली दे फील वेरी हैप्पी आफ्टर कमिंग हियर। और मुझे लगता है कि अगर इंडिविजुअल कॉलोनीज़ में जो हमने टाइम बैंक का एक मुहिम चलाई है, अगर वो होने लगे, तो ये सब टिप्स है। अगर कुछ ना कुछ मोटिलिटी होनी चाहिए,
बिकॉज मोशन इज़ लोशन बोलते हैं उसको। अगर हम उनको मोटाइल नहीं, हम उनको मोबिलिटी नहीं देंगे तो डेफिनेटली वो हो जाएगा। जैसे अपन ने कार की, अपन जो अगर अपने घर में कार है तो अपन जब नई कार लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन बाद में उसको सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, और अगर अपन ने सर्विसिंग नहीं चलाई तो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वैसे ही अपनी बॉडी है, अपने बॉडी को सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जितने भी, और सबको एल्डरली एज से जाना है, तो मुझे लगता है कि जो फंक्शनल कैपेसिटी है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो सपोर्ट ग्रुप हो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, फिजिकल सपोर्ट हो, ये सब दे के अपन ने करना चाहिए। कोई एक व्हील चेयर पे तो अपन उसको निगलेक्ट करते हैं कभी व्हील चेयर पे, लेकिन एटलीस्ट व्हील चेयर पे हो तो वो पाँव मोबिलाइज कर सकता है। अगर पेशेंट, किसी घर में पेशेंट है जो चल नहीं पा रहा, तो अपन अपने घर में थोड़े से ऐसे चेंजेस कर सकते हैं कि जिससे उसको आसानी हो। अपन रॉड्स लगा सकते हैं पकड़ने के लिए, अपन उनके बाथरूम को ईज़ कर सकते हैं, अपन वो फ्लोरिंग चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए जो हम कर सकते हैं, जिससे एल्डरली केयर और एज ग्रेसफुली में अपने को फ़ायदा मिलेगा। करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये सारे पॉइंट्स आई थिंक हमने हमारे डेमेंशिया रिलेटेड पॉडकास्ट में बोले हैं। तो इफ़ एनीबडी रियली इज़ डीलिंग विथ एजिंग पेरेंट्स और एजिंग एल्डर्स, या फिर जो खुद भी जानना चाहते हैं कि हाउ टू स्टे इंडिपेंडेंट फॉर अ लॉन्ग रन, आप हमारे पॉडकास्ट की लिंक्स जो है डेमेंशिया की जो हम शेयर करेंगे, आप ज़रूर देखिए। तो हैविंग सेड दैट, एजिंग रिलेटेड सर हमारे पास बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, Yes. एंड आई थिंक ये हमारे एपिसोड्स का काफ़ी एक लाइक्ड पार्ट भी होता है, जहाँ पे हम काफ़ी मिसकंसेप्शंस और मिथ्स को यहाँ पे बस्ट करते हैं। तो एजिंग रिलेटेड मिथ्स का बस्टिंग स्टार्ट करें सर। Definitely. तो पहला मिथ जो है एजिंग के लिए वो है कि बुजुर्ग लोग नई चीज़ें नहीं सीख सकते। ये बिल्कुल रॉन्ग है। जैसा कि हमने एग्जांपल्स दिए, एट द एज ऑफ 65 उन्होंने राइफल सीखा और नेशनल लेवल पे जीता, तो डेफिनेटली ये रॉन्ग है। हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी समझनी होगी, हमें ये समझना होगा कि ब्रेन हमेशा ही सीखने के मूड में रहता है। आप उसको जितना सिखाएंगे उतना सीखेगा। जी, तो जो लोग कहते हैं कि इस एज में मोल्डेबल नहीं रहते हैं बुजुर्ग लोग, या इस एज अभी कहाँ, अभी इस एज में कहाँ, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। आपकी ब्रेन को भी उतनी ही मोटिलिटी की ज़रूरत है जितने आपकी फिजिकल नीड्स को ज़रूरत है। मिथ 2 इज़ एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी बुढ़ापे में सेफ नहीं है, कहीं गिर गए तो। ये भी रॉन्ग मिथ है। अगर मैं चाहूँ तो एक जो पूरा बेड रिडन पेशेंट है वो भी एक्सरसाइज कर सकता है। तो डिपेंडिंग कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, हमें एक्सरसाइज उस तरह से डिज़ाइन करना है, ना कि ऐसा बोल के कि ये अभी बेड रिडन है तो अभी क्या एक्सरसाइज करेंगे। इवन बैठे बैठे जब बेड रिडन अपने पैर हिलाते हैं या हाथ हिलाते हैं तो वो एक्सरसाइज है। जो पेशेंट व्हील चेयर बाउंड है तो वो अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं या पाँव को हिला सकते हैं, अपने लोअर मसल्स को, अपर लिम्ब को बैठे बैठे कर सकते हैं। जो पेशेंट चल पाते हैं तो उनको स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। तो देयर इज़ नो नथिंग लाइक कि अनसेफ एक्सरसाइज। पेशेंट क्या कंडीशन, उसका डायग्नोसिस और उसकी जो फिजिकल कंडीशन, उस हिसाब से उसके लिए अपन एक्सरसाइज डिज़ाइन कर सकते हैं। जी, तो थर्ड मिथ ये है, लोगों का कहना है कि जो ओल्ड एज ग्रुप रहते हैं वो हमेशा ही लोनली फील करते हैं और उनमें अनहैप्पीनेस काफ़ी ज़्यादा होता है। अनहैप्पीनेस होता है क्योंकि सराउंडिंग्स देख के वो ऐसा इनहेरेंट नहीं रहता है कि वो लोनली फील करें। अगर आप उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं करोगे, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे, अगर आप उनको निगलेक्ट करना चालू करोगे तो डेफिनेटली वो लोनली फील करेंगे। लेकिन अगर हम उनको एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली लेवल, एट द सोसाइटी लेवल हम उनको सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम उसमें पॉजिटिव थिंग्स ला सकते हैं। हमने हाल ही में 3 मई को हमने एक सांसवेड़ प्रोग्राम किया था अमरावती में, और उसमें हमने यही बताया था कि अगर कोई अकेला भी आदमी रहता है तो उसके आजू बाजू वाले लोग, नेबर्स, उनके जो नेबर्स रहते हैं वो कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं और उनके जो मूड में कितना इम्प्रूवमेंट आता है। तो वो ऑलमोस्ट वो सांसवेड़ प्रोग्राम को काफ़ी बहुत अच्छा प्रतिसाद भी मिला था, और हमें लगता है कि इस तरह से वो लोनली फील नहीं करेंगे। हाँ, तो इस तरीके के कई इनिशिएटिव्स है, लेकिन टू रीच पब्लिक को रीच करना और आना, ऐसे में ही ये सारे मिथ स्टार्ट हो जाते हैं सर। फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो नेक्स्ट मिथ है कि कॉग्निटिव डिक्लाइन जो होता है ओल्ड एज में, तो लोगों को लगता है कि कुछ भी बोलते हैं, या फिर डेमेंशिया तो पक्का है, या एक जो परसेप्शन होता है यंग लोगों का टूवर्ड्स एजिंग पॉपुलेशन इन देयर हाउसेस, तो सर डेमेंशिया क्या पक्का होता है?
वो जो कॉमनली सेंटेंस है इंडिया में कि सठिया गया है, तो वो एक्चुअली थोड़ा बहुत जो अपन भूलते हैं वो नॉर्मली अपन भूल सकते हैं कि एक आधा बार नाम भूल गए या एक आधी बार, लेकिन डिमेंशिया इज़ अ प्रॉपर इलनेस, वो डिजीज़ है, वो स्पेसिफिक लोगों में ही होता है, सब में नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये भी मिथ है कि ओल्डर एज हो जाएगा तो डिमेंशिया हो ही जाएगा। इट इज़ नॉट करेक्ट, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत भूलना वो एजिंग के साथ हो सकता है, बट इट इज़ नॉट द डिजीज़। ओके, तो अगेन डेमेंशिया में हमने काफ़ी अच्छी तरह से सर इसको क्यूरेट किया था कि नॉर्मल भूलना वर्सेस इलनेस में क्या फ़र्क होते हैं, एंड आई थिंक एवरीबडी वॉचिंग दिस एपिसोड टुडे मस्ट गो टू द प्रायर एपिसोड टू अंडरस्टैंड द डिजीज़ वर्सेस नॉर्मल और फिजियोलॉजिकल फॉरगेटफुलनेस। तो हैविंग सेड दैट, हम नेक्स्ट जो मिथ है वो आई थिंक हम सब ने ही कहा है। मतलब ऑलमोस्ट आई कैन गारंटी कि आज 90% से ज़्यादा लोगों ने ये कहा है कि जो बुढ़ापे में लोग छोटे बच्चे जैसे हो जाते हैं और उनका जो बिहेवियर होता है वो छोटे बच्चों जैसा होता है, वेरी डिफिकल्ट टू टैकल। एक्चुअली वो अगर इलनेस के हिसाब से देखा जाए तो वो सच है कि किसी को डिमेंशिया हो गया तो फिर अपन जो बचपन में हमें हमारे बच्चों की हम शिशु पॉटी जो साफ़ करते हैं तो वैसे ही हमको उनको भी क्लीन करना पड़ता है। तो लेकिन दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इलनेस। लेकिन जो एल्डरली पॉपुलेशन रहता है वो अपना खुद का ध्यान रख सकता है, बशर्ते कि आपने उनको पहले से ही उतना काबिल बनाया है। तो जैसा हम अपने खुद के लिए अपन सोचते हैं वैसे ही अगर हम अपने पेरेंट्स के लिए, अपने एल्डर्स के लिए सोचें और उनको प्रॉपर रूटीन में लाएं तो ये जो चीज़ों से हम डेफिनेटली बच सकते हैं। जी, हैविंग सेड दैट लाइमलाइट में लाना चाहूँगी कि सारी एम्पैथी इज़ नॉट टुवर्ड्स द एजिंग पॉपुलेशन। हाँ, ऑफ कोर्स जो केयर गिवर्स होते हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको भी काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है, उनको भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, और एक एजिंग पेरेंट होना या ग्रैंड पेरेंट होना ये बहुत ही सिंप्लीफाइड नहीं होता है। तो ऐसी केसेस में मैं कहना चाहूँगी कि जो एजिंग के स्टेप पे माइलस्टोन से गुजर रहे हैं, उन्होंने भी उस चीज़ को एम्ब्रेस करना चाहिए। ग्रोइंग ओल्डर डज नॉट मीन कि हम किसी पे लाइबिलिटी बनने वाले हैं। इट कैन बी ग्रेइंग ऑफ योर हेयर कैन बी हैविंग अ गोल्डन हार्ट एंड वेल्थ ऑफ सो मच ऑफ एक्सपीरियंस लाइफ का जो होता है। यस। तो ग्रोइंग ओल्डर ये एम्ब्रेस कैसे करे? एक्चुअली दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी केतकी ने हाईलाइट किए, एक तो केयर गिवर बर्डन है और जो अपना जो ओल्डर एज है उसको किस तरह से अपन संभालें। तो जो केयर गिवर बर्डन है उस पर बहुत सारी स्टडीज़ हैं और ये बताया गया है कि केयर गिवर ऑल्सो गो अंडर लॉट ऑफ डिप्रेशन। तो उनको भी अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल पेरेंट्स है, जो एल्डरली पेरेंट्स जो नॉर्मल एज हो रहे हैं और जो एल्डरली पेरेंट्स जो डिजीज्ड पेरेंट्स हैं, उनमें बहुत फ़र्क करता है। तो जो केयर गिवर्स है, जो डिजीज पेरेंट्स है, स्पेशली विद द केस ऑफ पार्किंसंस एंड डिमेंशिया, जो न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स है, उनके जो केयर गिवर्स है उनको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो अपने को जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है कि उनको भी अपने को उतना ही मैनेज करना पड़ता है, उतना ही उनको मूड स्टेबलाइज करना पड़ता है ताकि वो भी मोटिवेटेड रहें अपने केयर गिवर के लिए। और जो एल्डरली पेशेंट्स है, अगर एल्डरली जो नॉर्मल है, जो पेशेंट्स नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को उसी तरह से मेंटेन करना है और उन्होंने भी उतना ही सपोर्टिव रखना है अपने फैमिली के लिए। तो फिर ये जो डिस्टर्बेंस है, डिसहार्मोनी, वो नहीं होगी। जी, अलॉन्ग विद दैट एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया था कि हमें वो जो क्यूज़ होते हैं ना एजिंग के, वो हमारे 40s और 50s में ही मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने अगर वहीं से प्रतिबंध किया इन चीज़ों का, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना, मेडिटेशन करना, आपकी ब्रेन को हमेशा रिचार्ज करना, फिजिकली एक्टिव रहना, ये सारी चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एज ग्रेसफुली। एंड हैविंग सेड दैट वी आर कमिंग टूवर्ड्स द एंड सेगमेंट। तो सर, वुड यू लाइक टू गिव सम टिप्स कि 24 आवर रूटीन एक एजिंग पर्सन का कैसे होना चाहिए? जैसे अगर मैं खुद का ही एग्जांपल लूँ तो अगर मैं अभी 40s में हूँ और अगर मैं अपने आप को देखूँ कि मैं 60s में कैसा रहना चाहूँगा तो मुझे अभी से क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि डेली यू हैव टू हैव अ 7 आवर्स ऑफ स्लीप, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, प्रॉपर स्लीप। उसके अलावा अगर मॉर्निंग में यू हैव टू कीप योर हाइड्रेशन प्रॉपरली एंड यू हैव टू टेक अ हेल्दी डाइट, and you should definitely do 45 to 50 minutes of exercise daily, at least 5 days a week.
अगर हम ये फॉलो करते हैं कि हमारा 5 days अ वीक का कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो करते हैं, हम अपने आप को कुछ नए नए हॉबीज़ में इंडल्ज करते हैं, क्योंकि हमें सीखने की कोई उम्र नहीं है। तो जितना अपन अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे अलग अलग एक्टिविटीज़ से, अलग अलग स्पेशल सेंसेस से, तो उतना ही अपना ब्रेन हेल्दी ग्रो होगा और वो डिले होते जाएगा उसका डीजनरेशन। तो मेरा यही बेसिकली एडवाइस रहेगा सबके लिए कि प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर ब्रेन हेल्दी डाइट फॉलो करें, जो हमने बहुत बार डिस्कशन किया है कि किस तरह से हमने जो ये आलमंड्स है या फिर बेरीज़ हैं या फिर अपना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ़िश ट्वाइस अ वीक लेना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। अगर कोई प्रोटीन में ज़्यादा है तो अपने को एग्स में ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें प्लस एक्सरसाइज प्लस हाइड्रेशन प्लस प्रॉपर स्लीप, ये जो चीज़ें अगर अपन फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी विल एज gracefully and definitely we will be very very functionally active even at the later ages. Yes, so with this very happy thought, let us wind up today's episode. And I just hope we all age gracefully and do take care of your aging parents. Thank you so much. See you all at the next episode.